नमस्कार मेरे दोस्तों एवं प्यारे भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपने इस YouTube चैनल कक्षा 9-10 SST की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 की क्लास पर्यावरण से संबंधित संसाधन एवं विकास तथा संरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं, जिसमें आप उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अत्यंत लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इसमें का आज का प्रश्न है, जो इसके पहले समस्त कुछ प्रश्नों का आपने अध्ययन किया, जिसमें से इस पहले लेसन से संसाधन एवं विकास से आगे की कड़ी में आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आज का ये प्रश्न है जो मुख्य रूपेण है, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक तत्वों के नाम बताइए। यह वन लाइनर प्रश्न है, जिसमें भू उपयोग यानी भूमि को उपयोगित बनाने के लिए, भूमि को उपयोगी बनाने के लिए कौन से प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में समझना है। तो उत्तर है भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। भू आकृति का अर्थ है कि भूमि की जो एक आकृति होती है, क्षेत्रफल होता है, जलवायु और मृदा होती है, वह समस्त चीज़ें यह देखने को मिलती है कि उसी के द्वारा किसी भी क्षेत्रफल का निर्धारण होता है कि वहाँ की मृदा कौन से है, वहाँ की जलवायु कौन से है। तो इसी के माध्यम से भौतिक तत्वों का निर्धारण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं? तो उत्तर है इसका 33%। 1952 में एक नीति निर्धारित की गई राष्ट्रीय वनीकरण का, तो उससे पता चल पाया कि 33% भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर वनीकरण किया जा सकता है और वनीकृत पहले से पाए जाते हैं। इसके पहले जो भाग देखने को मिला था वह 29% था, परंतु कुछ वनों में विकसित भी किया गया, कुछ वनों को वृद्धि मिलाया गया। परंतु ज़्यादा समय के पहले हम देखें तो भारत देश में और अधिक वन पाए गए। बीच में कुछ वनों को काट दिया गया, जिससे वनों की संख्या में वृद्धि होने के बजाय कमी देखने को मिली थी। परंतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1952 में इसे फिर से जब उद्घोषित किया गया तो इसमें वृद्धि देखने को मिला, जो 29 से 33% भौगोलिक क्षेत्र माना गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंजर भूमि, बंजर भूमि में कौन कौन से स्थलीय भाग शामिल माने जाते हैं? तो उत्तर है पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। पहाड़ी चट्टानें जो पर्वतीय श्रृंखलाओं के ऊपर आग्नेय तथा रूपांतरित या कायांतित शैलों से मिश्रित होकर बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उसके ऊपर, या सूखी जो रेतीली बंजरील भूमि होती है। आप उदाहरण तौर पर राजस्थान को ले सकते हैं, जहाँ की बंजर भूमि मानी जाती है। तो वहाँ का जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है, या चट्टानों को हम ले लें तो ये, या सूखी जो वर्तमान में ऊसर जमीन होती है जिसको जिप्सम खाद डालकर ठीक किया सकता है, इन सभी चीज़ों को हम बंजर भूमि के रूप में देख सकते हैं, इसको शामिल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कितने हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसको निम्नीकृत घोषित किया गया है? तो वह मुख्य रूप से है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जिसको यह मान लिया गया कि यह बहुत ही उपयोगी भूमि में नहीं है, इसको बहुत ही उपयोगी भूमि में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त, कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा का नाम क्या है? यह बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मृदा से 1-2 प्रश्न आते रहे हैं, तो उसमें से समझिए कि आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न इसमें बनेगा, जिसमें से काली मृदा या रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है, जो कपास के लिए या गोल्डन सोइल के नाम से भी जाना जा सकती है।
कि यह एक बहुत ही बेहतर ढंग की मृदा है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कपास पाया जाता है। क्योंकि यह मृदा ज़्यादातर भारत देश में हम आप समझेंगे तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह मृदा जल के साथ बहुत अधिक मात्रा में ये घुलनशील होती है और चिपचिपापन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जल को सोखती है और इसमें चिपचिपापन देखने को मिलता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह कपास के लिए उच्च कोटि की मृदा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो संसाधन से क्या अभिप्राय है, इसको आप समझेंगे। उत्तर है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, संसाधन कहलाती है। मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो संसाधन से संबंधित कहलाती हैं, जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले, जैसे जल, वायु, अग्नि, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जिससे हमें समस्त चीज़ें प्राप्त होती हैं, लकड़ी, ईंधन या पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, ये समस्त संसाधन कहलाते हैं जो मनुष्य की पूर्ण रूपेण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए हम इसे संसाधन मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा पूछा गया है। तो वे संसाधन जिनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। जिसको चक्रीकरण प्रक्रिया में हम देख सकते हैं, उसको नवीकरण यानी उसका चक्रण, हम जैसे जल को गर्म करें तो वह भाप बन जाता है, या सूर्य की उस जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह पुनः उत्सर्जित की जा सकती है। अगर हम सोलर पैनल का प्रयोग करें तो उससे हम उस ऊर्जा को एकत्रित करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह समस्त ऐसी चीज़ें जिसको हम नवीकरण कर सकते हैं, परंतु उसके असीमित भंडार देखने को मिलते हैं, जो चक्रीय अवस्था में पूरे होते हैं, उसको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संभावी संसाधन किसे कहते हैं? जो भविष्य की कामना करते हैं उसको संभावी संसाधन कहते हैं। तो उत्तर है, वे संसाधन जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यूरेनियम के द्वारा विद्युत को बनाते हुए देख सकते हैं। यह भविष्य की कामना को लेकर है, भविष्य के लिए यह तय किया गया है कि यह यूरेनियम जो है, उदाहरण के तौर पर देखिए आप, तो मान लेंगे आप कि यूरेनियम एक महत्वपूर्ण है जिसको हम समझ सकते हैं, संभावित संसाधन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट करिए। ये प्रश्न आप समझ पाएंगे कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो कार्य किया जाता है उसको हम सतत पोषणीय विकास कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडारण उपलब्ध पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका अर्थ है कि झारखंड में आप कोयले की खान देख सकते हैं और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भी वनीकृत आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोयले की खानों को और तमाम पेट्रोलियम अन्य चीज़ों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ही माना गया है। तो टोटली 32,87,263
वर्ग किलोमीटर जान सकते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती हैं। तो उत्तर है, भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रफल की फसलें उगाई जाती हैं, कि 10% से भी कम वहाँ पर फसलें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादातर ऐसा है कि जल वर्षा से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या मणिपुर की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप को समूह को छोड़कर, तो यह अधिक मात्रा में पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि है, जिससे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं मानी जाती है, चट्टानी भूमि है, जो अनुपयोगी भूमि में हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अब आप समझिए कि जब पर्वतीय श्रृंखलाएं जब एकाएक टूट कर गिरती हैं, तो उसको हम अपक्षय या अपरदन प्रक्रिया के तहत देखते हैं, और जल के द्वारा या एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान ले जा सकती हैं या ले जाए जा सकते हैं। इसी को हम मृदा अपरदन या कटाव के रूप में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो उत्तर है, भारत में लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप जानिए कि जो लेटेराइट मृदा होते हैं, इसमें ह्यूमस की कुछ मात्रा देखने को मिलती है। यह मृदा ज़्यादातर मात्रा में जो वनस्पतियाँ लड़ियोदार होती हैं, या कह सकते हैं श्रृंखलाओं में होती हैं, जिसमें से आप समझ पाएंगे चाय, कहवा इत्यादि, ये समस्त जो पौधे होते हैं उनको उपयोगी माना जाता है उत्पादन के दृष्टिकोण से, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों मानी जाती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत अधिक नहीं मानी जाती, कम मानी जाती है। इसके पहले प्रश्न था कि लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो उसमें कम पाई जाती है, परंतु थोड़ा पाई जाती है। यह लेटेराइट मृदा में अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों में अपघटित होने के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस कम होते हैं। कारण यह है कि जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो गाद मृदा में सबसे अधिक पाई जाती है। गाद मृदा जो होती है वह सड़े गले पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। सड़े गले पदार्थ जहाँ पर कीचड़ होता है ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ह्यूमस की मात्रा अधिक मानी जाती है, परंतु इस मृदा में कम पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मृदा की किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं। लेटेराइट मृदा का जो विकास होता है वो किस क्षेत्र में होता है। तो उत्तर के तौर पर आप समझिए कि लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ज़्यादातर मात्रा में जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और उच्च यानी अधिक तापमान देखने को मिलता है, वहाँ पर लेटेराइट मृदा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रादुर्भाव माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है। जलोढ़ मृदा का अर्थ है जो दोमट मृदा होती है, जिसमें बांगर या खादर की बात कही जाए, वहाँ जनसंख्या घनत्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि वह ऐसा क्षेत्रफल है जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में भूमि उपजाऊ मानी जाती है। वह जलीय के द्वारा लाई गई मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा
या कह सकते हैं यमुना नदियों के द्वारा ये जिस क्षेत्र में बहा कर ले जाई जाती है मृदा, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक कारकों के नाम बताइए। तो मृदा निर्माण में जो अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलता है वह उच्चावच और जनक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य रूप से माने जाते हैं। उच्चावच का अर्थ है कि उस स्थान का टेम्परेचर, तापमान कितना है। जनक शैल है जिससे उस मृदा का जन्म हुआ है। जलवायु का अर्थ है कि वहाँ पर जल तथा वायु दोनों का मिश्रण ठीक है कि नहीं है, किस तरीके से वहाँ पर जल और वायु का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। वनस्पति और अन्य जीव, वनस्पति का अर्थ है कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं और जीवों में जैव पदार्थ के मुख्य कार्य क्या क्या है, ये सब बात देखने को मिलता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मृदा निर्माण की क्रिया क्या होती है। अगला प्रश्न है, मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार से है। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार से है, दो कारण बताइए। तो उत्तर है, जलवायु अपक्षय की दर निर्धारित करती है। दूसरा है, जलवायु वनस्पति के प्रकार का निर्णय करती है। जलवायु के द्वारा ही पता चलेगा कि अपक्षय यानी कटाव की क्या प्रक्रिया है, किस दर से मृदा भूमि से हटकर दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रही है। और वनस्पति के प्रकार पर भी निर्भर करती है कि किस तरीके से मृदा को वह रोक कर रखती है अपने जड़ों के द्वारा। तो यह दो प्रमुख कारण देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, भू संसाधनों का निम्नीकरण किस कारण हो रहा है। जो भूमि संसाधन का निम्नीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी देखने को मिल रही है, तो वह है, उत्तर के तौर पर आप समझेंगे, लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जिसमें आप समझ पाए हैं कि भूमि संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इस नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह सब देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण कौन से हैं। तो मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण हैं, नदियों में बाढ़ आना या वनों उन्मूलन। वनों उन्मूलन का अर्थ है कि वनों की कमी होना, वनीकरण कम होना, इसी से यह बात देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, बांधों का निर्माण या वृक्षारोपण। अगर नियंत्रित करना है कि मृदा का कटाव कम हो, तो हमें नदियों के ऊपर बांध बनाने चाहिए ताकि बाढ़ ना आए और बाढ़ के साथ यहाँ पर जो मृदा है वह अपक्षयित होकर या अपघटित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान ना जा पाए। और दूसरा, वृक्षारोपण करेंगे तो जड़ों के द्वारा उसे रोका जा सकता है और जल वर्षा से वृक्षों के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। तो उत्तर है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं को समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूक्षरण के उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीकरण लिखिए। उत्तर है, शहरीकरण, औद्योगिकरण। शहरीकरण किया जा सकता है या औद्योगिकरण करके भूमि क्षरण को मानवीय प्रयोग में जो भूमि क्षरण हो रही है, यह प्रमुख कारण देखने को मिलता है, जिससे हम इसको रोक कर, औद्योगिकरण को रोक कर या शहरीकरण को रोक कर ज़्यादा मात्रा में भूमि के क्षरण को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवीनीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में दो बिंदुओं में अंतर स्पष्ट करिए। तो उत्तर है, पहला इसमें
नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयुक्त करने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन पुनः निर्मित नहीं हो पाता। दूसरा है, नवीकरणीय संसाधनों में महासागर जल, सौर ऊर्जा, वायु, वन आदि आते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों में खनिज पदार्थ आते हैं। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको इस वन लाइनर प्रश्न में आज यहीं तक आप अध्ययन करें। अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि। धन्यवाद।